इस वीडियो में हम ई वेबल के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ई वेबल रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई क्वेरी रहेगी नहीं रिलेटिंग टू ई वेबल, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें और लाइक करें और कमेंट करें। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले समझते हैं कि ई वेबल क्या है। तो बेसिकली ई वेबल क्यों लाया गया, ई वेबल का पर्पस क्या था, क्या है ई वेबल। तो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया उसका यही पर्पस था कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसको आसान बनाया जाए और बिजनेस आराम से कैरिड ऑन हो सके। तो बेसिकली पहले चेक पोस्ट का सिस्टम था, हर स्टेट में अलग अलग चेक पोस्ट रहता था और उसी दौरान जो है ट्रक जाते थे। तो बेसिकली उनको बहुत टाइम लगता था ट्रांसपोर्ट करने में। तो वो चीजों को सॉल्व करने के लिए ई वेबल को लाया गया। ई वेबल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेबल, जिससे आप पहले से प्रायर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे देते हो कि मैं क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को पहले से ही पता चल जाता है। तो चेक पोस्ट का जो सिस्टम है अब वो हट चुका है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है काफी आसान हो गया है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं ई वेबल में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अभी तक हमें ये पता चला ई वेबल मतलब अपने गुड्स का डिटेल देना। जब हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, जो जिसको रेसिपेंट को जिसको हम माल भेज रहे हैं उसका डिटेल देना, अपना डिटेल देना, किस गाड़ी से भेज रहे हैं उसका डिटेल देना। तो अब बात करते हैं हम क्या क्या जो है वो पढ़ने वाले। सबसे पहली बात कंडीशन, कब ई वेबल हमें बनाना है, क्या हमेशा हम जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं हमें ई वेबल बनाना है। दूसरी चीज वैल्यू, कब वैल्यू इंक्रीज होगी तब मुझे ई वेबल बनाना है, किस वैल्यू पे ई वेबल बनाना है। फिर बात करेंगे वैलिडिटी, कोई भी ई वेबल में जो बनाती हूँ वो कितने दिन के लिए वैलिड रहता है, कितने किलोमीटर तक कितने दिन के लिए वैलिड रहता है। फिर अपडेशन, सपोज कीजिए मैंने ई वेबल बना दिया, क्या मैं उसे उसकी डिटेल्स को बदल सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। फिर एक्सटेंशन, क्या मैं अपनी ई वेबल को एक्सटेंड कर सकती हूँ, उसकी जो वैलिडिटी है उसको क्या मैं बढ़ा सकती हूँ, जो उसकी वैलिडिटी है। फिर बात करते हैं कैंसिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ई वेबल बना दिया, अब मैं क्या उसे कैंसिल कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कंडीशन के बारे में। सप्लायर है, रेसिपिएंट तक उसे माल पहुंचाना है वाया ट्रक, ट्रक के थ्रू जो है उसे माल पहुंचाना है, राइट। तो मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि मैं ई वेबल कब बनाऊं, क्या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, क्या मुझे ई वेबल बनाना है। तो सर्विस प्रोवाइडर तो पहले से ही उसको ई वेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका मूवमेंट नहीं हो जाता गुड्स का तब तक आपको ई वेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। मूवमेंट, ये मूवमेंट का मतलब समझ में नहीं आया। क्या मैं सेल कर रही हूँ तभी ई वेबल बनाना है? जरूरी नहीं है आप सेल कर रहे हो तभी ई वेबल बनाना। हो सकता है आप एग्जीबिशन के लिए लेकर जा रहे हो सामान, हो सकता है कि आप सेल नहीं कर रहे हो बल्कि सपोज जॉब वर्क के लिए सामान भेज रहे हो, तो उस केस में भी आपको ई वेबल बनाना जरूरी है। अच्छा, तो ई वेबल का दो पार्ट होता है, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है, जिसके बारे में हम समझेंगे ये पार्ट ए क्या होता है, पार्ट बी क्या होता है। तो देखते हैं। उससे पहले, देखने से पहले देखिए, सप्लायर जो है वो भेजता है माल रेसिपिएंट को, राइट। अब ई वेबल की बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये क्वेश्चन दिमाग में भी आता है। तो बेसिकली अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी के अंतर्गत दोनों ही रजिस्टर्ड है, तो कौन जनरेट करेगा? जो मूवमेंट कॉज कर रहा है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा रहा है वो ही रेस करेगा। हो सकता है जो रेसिपेंट है आपके दुकान में आता है, सामान ले लेता है, ट्रक से वो लेके जाता है, तो मूवमेंट इस केस में रेसिपेंट कर रहा है, राइट। तो जो मूवमेंट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहा है उसकी जिम्मेदारी है। अब सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो कौन जनरेट करेगा? ऑब्वियसली जो रजिस्टर्ड है वो जनरेट करेगा, सप्लायर करेगा। अब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में रेसिपिएंट की जिम्मेदारी है।
अब दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये तो बस बोलने की बात है कि इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हो सकता है म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मैं ही जनरेट करूंगा ई वे बिल, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो अगेन, ई-वे बिल पोर्टल also provide for registration of unregistered person. अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो जीएसटी ई वे बिल पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, ई वे बिल जनरेशन के लिए। तो जो ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है वो भी ई वे बिल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ई वे बिल? मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ, तो मैं कैसे ई वे बिल बनाऊं? तो ट्रांसपोर्टर अपने ट्रांसपोर्टर आईडी उन्हें मिलता है जब भी वो रजिस्टर करेंगे, अपना डिटेल्स देके, अपना पैन डिटेल्स देके, तो उन्हें एक ट्रांसपोर्ट आईडी मिलता है जिससे वो ई वे बिल बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर अनरजिस्टर्ड है, सामने वाला रजिस्टर्ड है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है ई वे बिल बनाने की। हमने बात किया था कि ई वे बिल का दो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। तो बेसिकली सामान जो है वो सप्लायर के पास से रेसिपिएंट के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या डिटेल्स होगा, कहाँ से जा रहा है, ठीक है, किसके थ्रू जा रहा है? सप्लायर के थ्रू। सप्लायर से रेसिपिएंट के पास जा रहा है, ट्रक के थ्रू जा रहा है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसका डिटेल, राइट। तो ये सारी डिटेल्स लगेंगी। तो क्या क्या डिटेल रहेंगी? देखिए, दो पार्ट है जो बहुत रेलिवेंट है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए जो है, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट। सप्लायर जो है उसका जीएसटी नंबर और रेसिपिएंट का भी जीएसटी नंबर वो आपको डालना है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो हम लोग क्या डालेंगे? यूआरपी। क्या डालेंगे? यूआरपी। अच्छा, प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड डिलीवरी, पिन कोड बताना है कि कहाँ पर डिस्पैच हो रहा है, कहाँ डिलीवर हो रहा है। डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस हो सकता है, टैक्स इनवॉइस हो, बिल ऑफ सप्लाई हो, डिलीवरी चालान अगर जॉब वर्क का केस है, एग्जीबिशन का केस है, तो वो सारा चीज, बिल ऑफ एंट्री अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस है, डेट, वैल्यू क्या है गुड्स का, एचएसएन कोड बहुत जरूरी हो गया। एचएसएन कोड मतलब हर प्रोडक्ट की अपनी कोडिंग होती है, तो वो डिटेल आपको डालना पड़ेगा। रीजन क्या है, आप क्यों कराना चाहते हो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पार्ट बी जो है आपका ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर हो सकता है, जैसे गुड्स रिसीट नंबर हो सकता है, रेलवे रिसीट नंबर, एयर वे बिल नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, व्हीकल नंबर इन केस ट्रांसपोर्ट बाय रोड, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है हमें भरना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमें समझ में आ गया कि पार्ट ए क्या है और पार्ट बी क्या है। आई थिंक हमें समझ में आ गया है। जैसे ही हम पार्ट ए और पार्ट बी को भर देते हैं तो हमको एक यूनिक ई वे बिल नंबर मिलता है। The information furnished in Part A shall be made available to the registered supplier on the common portal, who may utilize the same for furnishing details in GSTR 1। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ई वे बिल में सप्लायर के लिए तो वो सेल का डिटेल होता है जनरली। जनरली वो डिपेंड करता है कि वो सेल कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है, तो वो डिटेल डालेगा, ठीक है। तो वो GSTR 1 में आपको वो डिटेल मिल जाएंगे कि आपने कितनों का ई वे बिल जनरेट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल डालोगे तब आपको ऑटोमेटिकली ई वे बिल का डिटेल भी दिखाया जाएगा। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पार्ट बी जो है वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ जरूरी नहीं है? तो e-way bill is valid for movement of goods by road only when the information is in part B is furnished। मतलब पार्ट बी के बिना पार्ट ए अधूरा है। तभी आपको ई वे बिल नंबर मिलता है जब आप दोनों पार्ट भरते हो। एक पार्ट में आप सप्लायर रेसिपिएंट का डिटेल भरते हो, एक पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का डिटेल भरते हो। तो आप पार्ट बी जब तक नहीं भरोगे तब तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन however डिटेल ऑफ कन्वेंस may not be furnished in पार्ट बी। मतलब क्या है? पार्ट बी आपको भरने की कब जरूरत नहीं है? जब गुड्स जो है वो डिस्टेंस 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट, अगर विद इन द स्टेट 50 किलोमीटर तक ही हो रहा है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। हो सकता है कि आपके ट्रांसपोर्टर तक आप जो है वो सामान भिजवा रहे हो, 50 किलोमीटर के अंदर ट्रांसपोर्टर तक भिजवा रहे हो, तो पार्ट भी जरूरी नहीं। और हो सकता है ट्रांसपोर्टर के जगह से आप रेसिपिएंट तक माल पहुंचा रहे हो,
वो फिर 50 किलोमीटर के रेंज में है, तो उस केस में आपको ई वेबल जरूरी नहीं है। तो 50 किलोमीटर का रेंज अगर फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लायर, सप्लायर के प्लेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक हम लोग को जरूरी नहीं है, और ट्रांसपोर्टर से के प्लेस से लेकर रेसिपिएंट का प्लेस अगर 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर है तो हमें ई वेबल का पार्ट बी का जरूरत नहीं है। अब हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है? क्या हमें ई वेबल किसी भी वैल्यू पे, छोटे छोटे वैल्यू पे भी बनाने की जरूरत है? हम 2000 का सामान बेच रहे हैं, क्या हमें ई वेबल बनाना? तो वैल्यू जो है वो इनवॉइस वैल्यू आपको देखना है। सबसे पहले इनवॉइस वैल्यू देखो। इनवॉइस वैल्यू मतलब टैक्स इंक्लूड करके देखो। एक कंफ्यूजन आता है कि मेरा 100 रुपया जो है वो मेरा टैक्सेबल वैल्यू मतलब विदाउट टैक्सेस, और 5 रुपए मेरा टैक्स है, तो मैं 105 रुपया देखूं या 100 रुपए? ऑब्वियसली 105 रुपये आपको देखना है, लेकिन एक्सक्लूड करना है आपको जितने भी आपके एग्जाम सप्लाई है। तो जितने भी आपके एग्जाम सप्लाई है सबको हटाना है, वो आपको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो खाली आपका जो, अगर सपोज कीजिए आप खाली एग्जाम सप्लाई ही करते हैं, एग्जाम मतलब वो जीएसटी के अंतर्गत ही नहीं आता, एग्जाम्प्ट है। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्प्ट किया गया, वो आप सप्लाई कर रहे हो, तो आपको ई वेबल बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा एग्जाम सप्लाई। तो इंटर स्टेट में आपका वैल्यू जो है अगर 50,000 से ऊपर है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल से मैं राजस्थान माल भेज रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ मैं, तो मेरे को 50,000 का वैल्यू देखना पड़ेगा। अगर मेरा 50,000 से ज्यादा है तो मुझे ई वेबल बनाने की आवश्यकता है। इंट्रा स्टेट अगर विद इन द स्टेट है, विद इन द स्टेट मतलब अगर मैं वेस्ट बंगाल के अंदर ही कहीं माल भेज रही हूँ, तो उस केस में डिपेंड करता है मैं कौन से स्टेट में हूँ। अगर मैं वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सारे स्टेट्स में हूँ, तो अगर मेरा इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ऊपर है तो मुझे ई वेबल बनाना है। लेकिन और बाकी केस में मुझे 50,000 की वैल्यू देखनी है। अगर 50,000 से ऊपर होगा तब मेरे को क्या बनाना है? तब मेरे को ई वेबल बनाना है। जैसे सपोज कीजिए ये स्टेट में जो है वो मैं माल नहीं भेज रही हूँ, इस स्टेट के अंदर, तो उस केस में 50,000 वैल्यू है, नहीं तो इन सारी स्टेट्स में 1 लाख रुपया वैल्यू है। अच्छा, आप एक बात बताइए, हमने बोला मूवमेंट होना चाहिए, अगर मूवमेंट नहीं है तो हमको ई वेबल नहीं बनाना है। मूवमेंट कैसे होना चाहिए? मोटराइज व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोटराइज व्हीकल। जैसे सपोज कीजिए कोई रिक्शा वाला लेकर जा रहा है जो नॉन मोटराइज व्हीकल है, तो उस केस में ई वेबल रिक्वायर्ड नहीं है। हो सकता है बहुत 1 लाख से ऊपर का भी वैल्यू हो या 50,000 से ऊपर का भी वैल्यू हो, फिर भी ई वेबल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप जो है ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हो नॉन मोटराइज व्हीकल में। मोटराइज व्हीकल होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस जहां पर मुझे वैल्यू नहीं देखना, जहां पर मुझे 50,000, 1 लाख रुपया नहीं देखना है, तो वो कौन सा केस है? इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, मतलब आप प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को ट्रांसफर करवा रहे हो। प्रिंसिपल जो है अपना जो भी सामान है वो जॉब वर्कर को प्रोसेसिंग के लिए दे रहा है इंटरस्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल से राजस्थान अगर मैं दे रही हूँ, तो उस केस में मुझे जो भी वैल्यू हो सकता है 10,000 हो, 20,000, कुछ भी वैल्यू हो, मुझे ई वेबल बनाने की आवश्यकता है। Interstate transfer of handicraft good by a person exempted from obtaining registration, तो हो सकता है कोई पर्सन एग्जेम्प्टेड हो लेकिन वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाया हुआ सामान, तो उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जा रहा है, उसके इसमें कंपल्सरी है उसे ई वेबल बनाना होगा। अब बोलोगे कैसे बनाएगा? एक सिस्टम है ई वेबल में कि अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो भी ई वेबल बना सकता है। ओके, अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें बताएगा वैलिडिटी। ये वैलिडिटी क्या है हम देखते हैं। देखिए वैलिडिटी जो है, डिस्टेंस कब तक वैलिड रहेगा हमारा ई वे बिल? अप टू 200 किलोमीटर के लिए एक दिन के लिए वैलिड रहता है।
200 किलोमीटर के लिए एक दिन के लिए हमारा ई पेपर वैलिड रहता है इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो ऑन मल्टी मोडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लाख इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो को छोड़ के और मल्टी मोडल शिपमेंट को छोड़ के एक दिन के लिए वैलिड रहता है 200 किलोमीटर। फॉर एवरी 200 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ एक एडिशनल डे मिल जाता है। तो सपोज कीजिए मैं 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो है वो लेके जा रही हूँ, तो वो कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा? तो बेसिकली हमारा जो ई वे बिल है 200 किलोमीटर के लिए एक दिन रहेगा, तो 300 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ 2 दिन वैलिड रहेगा। 2 दिन क्या है वैलिड रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं 400 किलोमीटर के बारे में तो 2 दिन वैलिड रहेगा हमारा ई वे बिल। अब ये ओवर डायमेंशनल कार्गो जो है वो बड़े बड़े जो ट्रैक्टर टाइप के बड़े बड़े जो होते हैं उस केस में ओवर डायमेंशनल कार्गो माना जाता है। जो बड़े ट्रक्स हो गए उनका वेट जो है वो हैवी होता है, तो उनके लिए वो एक दिन जो है ट्रैवल 20 किलोमीटर ही एक दिन ट्रैवल कर सकते हैं। तो अप टू 20 किलोमीटर उनके लिए जो ओवर डायमेंशनल कार्गो है उनके लिए एक दिन वैलिड रहेगा, और 20 किलोमीटर से ज्यादा एक दिन और एडिशनल मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 40 किलोमीटर तो कितना दिन? 2 दिन के लिए वैलिड है। 50 किलोमीटर तो 3 दिन के लिए वैलिड है क्योंकि पार्ट देयर ऑफ भी है। 60 किलोमीटर भी 3 दिन ही हो गया हमारा, ठीक है। 80 किलोमीटर हो गया आपका 4 दिन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वैलिडिटी कैसे जो है काउंट हो रही है, वैलिड कब तक रहेगा हमारा जो ई वे बिल है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं अपडेशन के बारे में। ये अपडेशन क्या है? अपडेशन मतलब कुछ चेंज करना। जो भी मैंने डिटेल डाला है पार्ट ए पार्ट बी में, पार्ट ए मतलब सप्लायर रेसिपिएंट एड्रेस रिलेटेड डिटेल, इनवॉइस रिलेटेड डिटेल। पार्ट बी का मतलब हो गया हमारा ट्रांसपोर्टर का डिटेल, ठीक है। तो बेसिकली सप्लायर जो है वो रेसिपिएंट को गुड्स भेज रहा है, तो पार्ट ए है, और पार्ट बी में हमारा जो डिटेल्स जाता है। अब सपोज कीजिए व्हीकल जो है हमें चेंज करना पड़ा, तो उस केस में देखिए पार्ट ए तो कभी अपडेट नहीं होगा। ये याद रखिएगा, आपने एक बार पार्ट ए बना दिया तो आप अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते उसका कोई भी डिटेल। लेकिन पार्ट बी जो है वो हमेशा अपडेट हो सकता है, तो पार्ट बी जो है वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन पार्ट ए जो है वो कभी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब पार्ट बी में जो आपको डिटेल्स भरना है वो आप भर सकते, चेंज कर सकते हैं अगर आपका व्हीकल चेंज हो रहा है तो। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, तो बात करते हैं एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन या कैंसलेशन, कब मैं कैंसिल कर सकती हूँ, कितने टाइम के अंदर ई वे बिल जो है हम कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया 1/7/2020 को। उसके बाद पार्ट ए जो है वो 5/7/2020 को जनरेट किया 11 बजे, और पार्ट बी जनरेट किया 7/7/2020 को। तो जब तक मैं पार्ट बी जनरेट नहीं करती ना तब तक ई वे बिल जनरेट नहीं होता, तो पार्ट बी बहुत जरूरी है। तो 7 तारीख को उन्होंने जनरेट किया, 7 तारीख को जनरेट किया। तो 7 तारीख का हम लोग को काउंट कब करना है? नेक्स्ट डे से हम लोग काउंट करेंगे। उसकी वैलिडिटी कितने दिन के लिए वैलिड होगा वो डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो कैंसिल कब कर सकते हैं? डिस्टेंस क्या है, एक्सटेंशन कब तक किया जा सकता है कि सपोज कीजिए उनको लग रहा है कि इतने टाइम में मेरा जो माल है वो पहुंच नहीं पाएगा, तो क्या वो कब तक एक्सटेंड कर पाएंगे? तो वो हम लोग को देखना है कि एक्सटेंशन कब तक हो सकता है। अब कैंसलेशन क्या है? जो जेनरेट कर रहा है वो 24 घंटों के अंदर कैंसिल कर सकता है, तो 24 घंटे के अंदर जो है वो कैंसिल कर सकता है, ठीक है। और जो अदर पार्टी है, सामने वाली जो पार्टी है, वो 72 घंटों के अंदर उसको रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। डिस्टेंस सपोज कीजिए इतने किलोमीटर है, 2042 किलोमीटर है, ठीक है। अब एक्सटेंशन कब हो सकता है, वैलिड कब तक रहेगा? वैलिड जो है आप अगर इसको डिवाइडेड बाय 200 करोगे
तो कितना दिन होगा नियर अबाउट 10 पॉइंट समथिंग दिन होगा, तो वो 11 दिन माना जाएगा। 10 पॉइंट समथिंग दिन होगा तो वो 11 दिन माना जाएगा। तो 18/7 तक जो है वो वैलिड रहेगा। तो वैलिडिटी जो है एक्सटेंड कब तक कर सकते हैं हम? 8 घंटा पहले एक्सटेंड कर सकते हैं और 8 घंटा बाद एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 8 घंटे के जो भी है आफ्टर 8 आवर्स या बिफोर 8 आवर्स जो है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको 8 घंटे से 8 घंटा जो है पहले और जो है आपका 8 घंटा बाद के जो भी दौरान है उसमें हम इसका वैलिडिटी है एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमको ध्यान में रखना है। आफ्टर 8 आवर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जैसे ही एक्सपायर हो रहा है उसके 8 घंटे के अंदर, यहाँ पर आफ्टर नहीं होना चाहिए, उसके 8 घंटे के अंदर जब एक्सपायरी हो रही है, ठीक है, 8 घंटे के अंदर आप कर सकते हैं या बिफोर 8 आवर्स आप कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ ई वेबल की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ई वेबल नहीं बनाना है। तो कोई कोई आइटम है जो लिस्टेड है जिसमें आपको ई वेबल बनाने की जरूरत नहीं है। नॉन मोटराइज अगर आप मुटिया के थ्रू या आप रिक्शा के थ्रू, ठेला गाड़ी के थ्रू, जो नॉन मोटराइज है उस केस में पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसफर, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई एग्जेम्पशन लिस्ट है, अगर स्टेट के थ्रू स्पेसिफिकली कोई एग्जेम्पशन लिस्ट बताया गया है, स्टेट लिस्ट ऑफ ई वेबल एग्जेम्पशन हो सकता है स्टेट का कोई अपना लिस्ट हो, क्योंकि हर स्टेट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है ई वेबल के रिगार्डिंग। कुछ कुछ गुड्स जो है वो एग्जेम्प्ट है, वो भी ई वेबल से एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स जो है उसको जरूरत नहीं है आपको ई वेबल बनाने का। जो नॉन जीएसटी गुड्स है जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, फिर आपका मोटर स्पिरिट हो गया, ये सारी चीजों में आपको जरूरत नहीं होता ई वेबल बनाने का। शेड्यूल 3 आइटम कुछ कुछ शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी में मेंशन्ड है, वहां पर आपको ई वेबल बनाने का नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 3 में जो आइटम है वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स माने गए नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माने गए, तो वहां पर आपको ई वेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया अंडर कस्टम कंट्रोल, ट्रांजिट कार्गो के केस में ट्रांसपोर्ट बिटवीन सीएसडी कैंटीन एंड न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, जो कैंटीन होता है सीएसडी का और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस केस में नहीं जरूरत है। ट्रांसपोर्ट अंडर एमओडी कंट्रोल, रेल ट्रांसपोर्ट, एम्प्टी कार्गो कंटेनर, अगर कार्गो कंटेनर खाली है तो उस केस में नहीं। पेमेंट एंड बैक, अगर आप 20 किलोमीटर के अंदर तुलवाने लेके जा रहे हो अपना सामान तो उस केस में भी आपको ई वेबल जरूरत नहीं है। अब ये सारी जो है 8 आइटम्स जो लिस्टेड है जिसमें ई वेबल रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे आपका एलपीजी का गैस हो गया, हाउस होल्ड या नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स के लिए हो गया, तो उस केस में आपको ई वेबल बनाना नहीं है। केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पीडीएस, पीडीएस का एक स्कीम होता है उसके अंडर अगर केरोसिन ऑयल सेल हो रहा है तो उस केस में भी आपको बनाना नहीं है। पोस्टल बैगेज के केस में नहीं बनाना। ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर, करेंसी, कोई पर्सनल चीज के लिए अगर आप लेके जा रहे हो तो कंपल्सरी नहीं है बनाना। तो ये सारी चीजों के केसेस में आपको ई वेबल जो है कंपल्सरी नहीं है। अब हम पोर्टल में जाते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली क्या क्या डिटेल्स हमें भरना पड़ता है और क्या इश्यूज आता है वो भी हम समझते हैं। देख सकते हैं ई वेबल के सिस्टम पे यहाँ पर आपको 7 डेज का जो भी आपने जनरेट किया है, कैंसिल किया है, उसका डिटेल मिलेगा। कितना रिजेक्शन हुआ है, कितना आप पे दूसरे पार्टी ने जनरेट किया है, कितना दूसरे पार्टी ने रिजेक्ट किया है, कितना पेंडिंग है पार्ट बी, वो सारा डिटेल्स दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ई वेबल का सेक्शन है, वहां पर हम क्लिक करेंगे और जनरेट न्यू में जाएंगे। जनरेट न्यू में जाने के बाद देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन अवेलेबल है, जैसे ट्रांजैक्शन डिटेल, बिल फ्रॉम, बिल टू, ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो हम एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं क्या है। सबसे पहले सप्लाई टाइप, या तो आउटवर्ड हो सकता है या इनवर्ड हो सकता है। हो सकता है आप किसी से ले रहे हो माल या किसी को दे रहे हो। सब टाइप क्या हो सकता है, या तो आप सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क,
एसकेडी, सीकेडी या लॉट्स हो सकता है। एसकेडी फॉर्मेट है, सीकेडी तो सेमी नॉकडाउन फॉर्मेट भी हो सकता है। बहुत बड़ा सामान है, आपको आधा आधा करके पार्ट पार्ट में लेके जाना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। आपको रेसिपिएंट का पता नहीं है, हो सकता है आप एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहे हो, तो वो सामान जो है उस केस में आपको रेसिपिएंट का जो है वो पता नहीं है, या खुद के यूज के लिए लेके जा रहे हो, या एग्जीबिशन या फेयर का भी ऑप्शन है। तो इस सारे केसेस में जो है आपको ई वे बिल जनरेट करना है। तो एक चीज हमें हमेशा दिमाग में रखना है, जहां मूवमेंट होगा वहां ई वे बिल जरूरत है। अगर वैल्यू क्रॉस कर रहा है तो कुछ कुछ केसेस में वैल्यू भी नहीं देखना है, जैसे जॉब वर्क हो गया, हैंडीक्राफ्ट का केस हो गया, तो उस केस में आपको वैल्यू भी नहीं देखना है। और एक केस ऐसा है जहां पर पार्ट भी जनरेट नहीं करना है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रख के ई वे बिल बनाना है। तो यही है, इनवर्ट भी आप क्लिक कर सकते हैं, आउटवर्ड भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए, जैसे ही मैं सप्लाई क्लिक करूंगी वैसे ही डॉक्यूमेंट टाइप चेंज होगा। देखिए टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक्सपोर्ट करूंगी तो बिल ऑफ सप्लाई अपने आप आ जाता है। जॉब वर्क के केस में आपको डिलीवरी चालान अपने आप जाएगा, आपको चेंज करने का इसमें मौका नहीं मिलेगा। एसकेडी सीकेडी में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि टैक्स इनवॉइस देना है, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान। रेसिपेंट नॉट नोन में तो ऑब्वियसली आपका डिलीवरी चलान रहेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंगली जो डॉक्यूमेंट टाइप है आपको दिख जाएगा। अब डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए। एक इनवॉइस के अगेंस्ट आप सिर्फ और सिर्फ एक ई वे बिल ही जनरेट कर सकते हैं, तो वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट डेट देना है, डॉक्यूमेंट नंबर देना है, ट्रांजैक्शन टाइप अगर मैं देखूं तो आपका बिल टू शिप टू है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है, या कॉम्बिनेशन है, या रेगुलर है। हो सकता है आप किसी और को बिलिंग कर रहे हो और किसी और को शिपिंग कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में बिल टू शिप टू, या हो सकता है बिल कहीं और से आ रहा है और कहीं और से डिस्पैच हो रहा है माल, तो उस केस में बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। तो ये सारा चीज हमें देखना है। अब बात करते हैं बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का सेक्शन क्या है। अपना नाम आपको देना है, जीएसटीएन नंबर देना है, स्टेट देना है। अगर हो सकता है आप अनरजिस्टर्ड हो तो यूआरपी आप दे सकते हो, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो वो यूआरपी देगा, या आप यूआरपी उसके सेक्शन में दे सकते हो। एड्रेस आपको देना है। देखिए पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिन कोड से ही आपका ट्रैक होगा कितना डिस्टेंस है। एक पिन कोड आप डालोगे और रेसिपेंट का आप दूसरा पिन कोड डालोगे, वैसे ही डिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, और आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ 10% के वेरिएंस में, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको डालना है, और दूसरा किसको आप बिलिंग कर रहे हो, किसको शिपिंग कर रहे हो, वो डिस्टेंस आपको डालना है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक पिन कोड है, यहाँ पर हम डाल देते हैं दूसरा पिन कोड, तो डिस्टेंस जो है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर ऑटो 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर ऑटो कैलकुलेट हो गया। आप थोड़ा ज्यादा 10% अप्रोक्सीमेट बढ़ा के दिखा सकते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो 10% एक्स्ट्रा जो है वो आप दिखा सकते हैं। आइटम डिटेल में प्रोडक्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, एचएसएन क्या है, क्वांटिटी कितना है, यूनिट कितना है, टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। फिर आपका सीजीएसटी एसजीएसटी का डिटेल्स आपको देना है, कितना रेट है, कितना अमाउंट है, कोई अदर अमाउंट है तो आप दे सकते हैं, जैसे डिलीवरी चार्जेस हो गया। तो टोटल इनवॉइस आपको डिटेल्स जो है वो देना है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स आपको भरना है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर डिटेल के बारे में। ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट आईडी क्या है, अप्रोक्स डिस्टेंस तो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन आप वेरिएंस कर सकते हो। कहाँ से आपका सामान जो है, पार्ट बी में बताना है आपको कहाँ से आपका सामान जा रहा है। यहाँ पार्ट बी जो है वो आपको भरना है, जिसमें आपको मोड बताना है कि रोड से, रेल से, एयर से, शिप से कैसे जा रहा है। व्हीकल का टाइप क्या है, हो सकता है रेगुलर हो या ओवर डायमेंशनल हो, ठीक है। उस बेसिस पे आपकी वैलिडिटी डिसाइड होती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 20 किलोमीटर पे एक दिन, अगर आपका रेगुलर है, नॉर्मल है, तो 200 किलोमीटर पे एक दिन, ठीक है। व्हीकल नंबर आपको देना है, इसकी फॉर्मेट जो है वो बताएगी है कि किस फॉर्मेट में आपको देना है, तो उसी फॉर्मेट में दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर और डेट आपको देना और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका ई वे बिल नंबर जो है वो जेनरेट
हो जाएगा। तो ये सारा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो पार्ट बी जो है वो किसी किसी केस में कंपल्सरी नहीं है, और पार्ट बी बिना पार्ट ए अधूरा है। तो दोनों जब आप भरोगे तभी ई वे बिल नंबर जनरेट होगा। और आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन 24 घंटों के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो, और सामने वाला पार्टी 72 घंटों के अंदर जो है रिजेक्ट कर सकता है। तो सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। अगर आपको अपडेट करना है तो आप पार्ट बी ही अपडेट कर सकते हो, पार्ट ए अपडेट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान से ई वे बिल बनाइए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आजकल काफी जन को नोटिस भी आ रही है कि आपकी सेल तो इतनी ज्यादा है, आपने ई वे बिल बनाया ही नहीं है, क्यों नहीं बनाया। तो ये सारे नोटिस भी आ रही है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा कंटेंट समझ में आएगा। तो जरूर लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट करना है या कुछ नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।